नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अभी जो हाल चल रहा है देश के अंदर में, जो कि स्पेशली संभल की हम बात करें, जहाँ पर कि एक साथ पुलिस के ऊपर में इतने सारे लोग अटैक करते हैं और फिर कहते हैं कि जी ये तो हो गया। इसी के ऊपर मुझे कहानी याद आई। कहानी है ये डायरेक्ट एक्शन डे की। सभी को याद होगा डायरेक्ट एक्शन डे। भारत में 16 अगस्त से लेकर के 19 अगस्त 1946 के बीच कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक हिंसा की सबसे बुरी घटना हुई थी। और इस घटना में 5,000 से 10,000 के बीच में लोग मारे गए थे। इसके अलावा हिंसा में लगभग 15,000 लोग घायल भी हुए थे। और इस घटना को डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जानते हैं। ये एक आंकड़ा है सिर्फ, जो कि ये बताता है कि 5,000 से 10,000 लोग मारे गए थे। जबकि वास्तविकता इससे कुछ अलग भी हो सकती है, इससे ज्यादा ही लोग मारे गए होंगे। अ, भारत में अंग्रेजों का शासन जब खत्म हुआ था उसके 1 साल पहले कलकत्ता के अंदर में खूनी संघर्ष हुआ था। उस संघर्ष में कोलकाता की गलियां जो थी वो खून से लाल हो गई थी, लथपथ हो गई थी। और सिर्फ 72 घंटे के अंदर में 5,000 लोग मारे गए। 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए, उनके घर उजड़ गए, जला दिए गए। हिंदू मुस्लिमों के बीच हुए इस दंगे में हजारों लोगों की जान चली गई थी। दंगे इतने भयानक थे कि उन्होंने भारत के विभाजन की जमीन ही तैयार कर दी थी। इनफैक्ट भारत का जो विभाजन हुआ था, ये उसकी जमीन तैयार हुई थी यहाँ पर। 16 से 19 अगस्त तक चला ग्रेट कैलकाटा कैलकाटा किलिंग स्वतंत्रता और विभाजन से पहले का सबसे बड़ा नरसंहार था। इनफैक्ट 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में उस समय सांप्रदायिक दंगे भड़के, जब जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान राज्य की मांग को लेकर के सीधी कार्रवाई का आह्वान किया था। इस तरह इस घटना को नाम दिया गया डायरेक्ट एक्शन डे। इसको इस नाम से ज्यादातर लोग जानते हैं। अब बात यह है कि इन दंगों की पृष्ठभूमि किस तरह से तैयार हुई, उनकी जमीन किस तरह से तैयार की गई। उस समय देश में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दो बड़ी पार्टियां थी। मुस्लिम लीग 1940 से ही ये मांग कर रही थी कि जहां ज्यादातर मुस्लिम रहते हैं उन इलाकों को अलग देश बना दिया जाए। मतलब जहां मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या है, उस एरिया को मुस्लिम को अलग से देश एक बना दिया जाए। और 1940 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत की सत्ता भारतीय नेताओं को सौंपने की योजना को अंतिम अंतिम रूप देने के लिए 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा था। इस दल ने मुस्लिम लीग की अलग देश की मांग को तो ठुकरा दिया, लेकिन उन्होंने भारत को चलाने के लिए एक 3 स्तरीय ढांचे का सुझाव दिया। ये ढांचा केंद्र सरकार, प्रांतों के समूह और अलग अलग प्रांतों का था। इस योजना में यह भी बताया गया था कि इन प्रांतों के समूह में मुस्लिम लीग की मुस्लिम बहुल इलाकों को अलग देश बनाने की मांग को पूरा किया जा सकता है। शुरुआत में दोनों पार्टियां, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, इन्होंने इस बात को मान लिया था कि ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। अभी क्या हुआ, हालांकि 10 जुलाई 1940 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पार्टी को कैबिनेट मिशन की योजना को संशोधित करने का अधिकार है। इसके बाद चीजें बदल गई। जब उन्होंने कहा कि अ, इसमें कुछ अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, तो फिर सब बात बदल गई। और इस टिप्पणी पर मुस्लिम लीग के नेताओं ने बहुत कड़ी आपत्ति जताई। मुस्लिम लीग के नेताओं को यह डर था कि ब्रिटिश से सत्ता मिलने के बाद केंद्रीय सरकार में बहुसंख्यक हिंदुओं का वर्चस्व हो जाएगा, क्योंकि ये देश शुरू से हिंदुओं का रहा है। तो वो नेचुरल चीज थी कि अगर जब हर सत्ता स्थान होता तो सत्ता के अंदर में हिंदू समाज की ही ज्यादा भागीदारी होती। और मुस्लिम लीग के राजनेताओं की तरफ से उकसाए जाने पर जिन्ना ने कार्यवाहक सरकार को हस्तांतरण के लिए ब्रिटिश कैबिनेट मिशन की योजना को अस्वीकार कर दिया। बोला नहीं, हम नहीं लेते इसको, हम मानते नहीं इस चीज को। इतना ही नहीं, जिन्ना ने संविधान सभा का बहिष्कार करने का भी फैसला लिया। जो संविधान की सभा होने जा रही थी उसका भी उसने बहिष्कार किया। अगस्त 1940 तक मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संबंध इतने खराब हो चुके थे कि उन्हें सुधारा ही नहीं जा सकता था किसी भी कीमत पर। 26 जुलाई 1940 को मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित करा कि 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्रवाई दिवस घोषित कर दिया उन लोगों ने कि भाई इस दिन जो भी सामने होगा उसको मारो। उन्होंने कांग्रेस के रुख के खिलाफ देशव्यापी विरोध की घोषणा कर दी।
साथ ही सभी कामकाजों को स्थगित करने का आह्वान भी किया। मतलब कि जितने भी काम धंधे देश में चल रहे थे, सब बंद कर दिए जाए। तनाव स्पष्ट था, साफ था कि तनाव है, और पूरा देश बेचैन भी था इससे। हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार पहले ही गहरी हो चुकी थी, ये कोई नई बात नहीं थी। ऐसे में जिन्ना के आह्वान पर 16 अगस्त को कलकत्ता की सड़कों पर हिंदू मुस्लिमों के बीच दंगे भड़क उठे। अब सोचिए, जो ये कहते हैं कि नहीं मुस्लिम ऐसा नहीं करते, मुस्लिम नेता ऐसा नहीं करते, तो उसका सबसे जो एक उदाहरण, बड़ा बड़ा उदाहरण है, वो जिन्ना है। जिन्ना ने ओपनली बोल करके लोगों का कत्लेआम करवाया था। अब बात यह है कि कलकत्ता में ये हिंसा क्यों क्यों भड़की, बाकी कहीं क्यों नहीं। बंगाल, खासकर कलकत्ता की राजनीतिक स्थिति ने शहर में हिंसा को बढ़ावा दिया। जो वहाँ की स्थिति, राजनीतिक पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी कलकत्ता की, उसकी वजह से ये स्थिति ज्यादा बिगड़ी। बंगाल में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी। 1941 की जनगणना के मुताबिक बंगाल में 54% मुसलमान थे और तकरीबन 44% हिंदू आबादी थी। हालांकि ज्यादातर मुसलमान जो थे वो पूर्वी बंगाल, जो आज बांग्लादेश है, वहां के गांवों में रहते थे उस टाइम पर। वहीं कोलकाता में ज्यादातर हिंदू जो थे वो 73% हिंदू और 23% मुसलमान रहते थे। शहर में मुसलमानों की स्थिति सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक रूप से हाशिए पर थी। इन दोनों समुदायों के बीच संबंध 20वीं सदी की शुरुआत से तनावपूर्ण रहे थे। बंगाल में, खासकर कोलकाता में, समय समय पर सांप्रदायिक हिंसा होती रहती थी, और साल 1946 में बंगाल मुस्लिम लीग राज्य में था, बंगाल के अंदर। इसलिए मुस्लिम लीग के लिए ये एक अच्छी जगह थी जहां वो अपना प्रदर्शन कर सके। मतलब जहां पर मुस्लिम लोग बहुसंख्यक होंगे, वहां पर उपद्रव होंगे ही होंगे हर कीमत पर, ये सत्य है। अब इसकी वजह भी देखनी चाहिए, इसकी वजह क्या थी। पृष्ठभूमि तैयार हो गई, जिन्ना ने ऐलान कर दिया, लेकिन वजह फिर भी अभी है, और इसकी वजह था सोहरावर्दी। हुसैन सोहरावर्दी बंगाली मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता था। इससे बड़ा उस टाइम पे कोई नेता नहीं था। उस वक्त बंगाल के मुख्यमंत्री भी थे सोहरावर्दी जी। वह मुस्लिम लीग में जिन्ना के प्रतिद्वंदी भी श्रीमान माने जाते थे, और मुसलमान इनकी इज्जत भी बहुत ज्यादा करते थे। लेकिन हिंदुओं में इस व्यक्ति के प्रति नफरत थी। हिंदुओं ने 1943 के बंगाल के अकाल के लिए जिम्मेदार मानते हैं। जो अकाल पड़ा था 1943 में, हिंदू इसको ही जिम्मेदार मानते हैं, जिसमें करीब 3 लाख लोग मारे गए थे। उस वक्त वे खाद्य आपूर्ति मंत्री भी थे वहां पर, और सोहरावर्दी अपने गुस्से वाले बयानों के लिए भी बदनाम था। कई इतिहासकार ये भी कहते हैं कि कोलकाता में 16 अगस्त को हिंसा शुरू होने के लिए सोहरावर्दी के काम और उनके जो विचार थे वो मुख्य रूप से जिम्मेदार थे। और हिंसा शुरू होने से पहले सोहरावर्दी ने कई भाषण दिए थे, जिससे लगता था कि वो हिंसा का समर्थन कर रहे हैं, भले ही वो खुलकर ना कर रहा हो। और 16 अगस्त से एक हफ्ते पहले मैदान में एक बड़ी जनसभा में सोहरावर्दी ने कथित तौर पर कहा था कि उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे पर पुलिस को काबू में रखने के लिए कदम उठाए थे। मतलब पुलिस कोई भी एक्शन ना ले, ये उसने किया था, कुछ इस तरह का। उनके आलोचकों का कहना है कि लोगों को हिंसा करने के लिए खुली चुनौती थी। जब 16 अगस्त आया तो जिन्ना ने कांग्रेस को चेतावनी दी कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, और अगर आप युद्ध चाहते हैं तो हम बिना सोचे समझे आपकी बात मान लेंगे। ठीक है भाई, अगर आप युद्ध चाहते हो तो जो भी आपको अटके तो उसको मान लेते हैं। लेकिन जिन्ना ने कहा था कि हम युद्ध नहीं चाहते, हमारे पास या तो बटा हुआ भारत होगा या एक तबाह भारत होगा। ये जिन्ना ने बड़ा साफ कहा था। सोहरावर्दी ने एक बड़ी रैली की योजना बनाई। मुस्लिम लीग के लोग और अलग अलग जगहों से आए जो मुसलमान थे, वो कोलकाता के मैदान के पास में ओखा लोनी स्मारक, जो शहीद मीनार है, वहां पर इकट्ठा हो गए। ये पहली मर्तबा नहीं है, या जो संभल वाला वाकया है, ये पहली दफा नहीं हो रहा कि जहां पर मुसलमान एक साथ इकट्ठा हो गए हो। ये इनकी फितरत के अंदर में ये चीजें हैं कि ये एक आवाज पर, इनका कोई भी एक नेता या एक मौलवी एक बार इनको कोई आह्वान करे, ये तुरंत ही सारे लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। अब मुस्लिम लीग के नेताओं ने रैली जब हुई, उसके अंदर में भड़काऊ भाषण दिए,
और इससे भीड़ इतनी ज्यादा उन्मादित होगी और इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और आगजनी हुई कि जिसका कोई उदाहरण दूसरा नहीं है। रैली शुरू होने से पहले ही दुकानें बंद करवाने और पत्थरबाजी की घटनाओं के चलते हुए तनाव बढ़ गया था। दंगों में महिलाओं के साथ बलात्कार बलात्कार हुआ। कोलकाता में कई संस्थानों को आग भी लगा दी गई। दंगों का जो असर था वो दूसरे इलाकों पर भी पड़ा और जल्द ही पूर्वी बंगाल के नोआखली के दंगे उनमें सबसे ज्यादा कुख्यात हो गए। वहां तो कई महीने तक दंगा चलता ही रहा था। महात्मा गांधी को इलाके में कैंप करना पड़ा था। अगर ये महात्मा गांधी चाहता तो ये दंगे नहीं होते। उस दौरान इन्हीं दंगों को लेकर एक वयोवृद्ध व्यक्ति ने अपने जो सुझाव हैं, अनुभव है वो साझा किए हैं। डायरेक्ट एक्शन डे में जिंदा बच के रविंद्रनाथ दत्ता ने अपनी आंखों के सामने मुस्लिम भीड़ को क्रूरता के साथ देखा था। मुस्लिम भीड़ की क्रूरता को देखा था। इस वक्त उनकी उम्र 92 साल है। इस हिसाब से उस समय ये व्यक्ति अपनी युवावस्था में रहे होंगे और उनकी उम्र तकरीबन 24 साल के आसपास रही होगी। उन्होंने बताया कि कैसे राजा बाजार की बीफ की दुकानों पर हिंदू महिलाओं का नग्न शरीर लटका कर रखा गया था। उन्होंने बताया कि विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ने वाली कई हिंदू छात्रों का बलात्कार किया गया था और उनकी हत्याएं हुई और उनकी लाशों को हॉस्टल की खिड़की से लटका दिया गया था। रविंद्रनाथ दत्ता ने अपनी आंखों से हिंदुओं की छत विच्छित लाशें देखी थी। जमीन पर खून की धार बहती हुई देखी थी उन्होंने अपनी आंखों से और वो धार उनके पैरों के नीचे से भी बह रही थी। इनमें से कई महिलाएं भी थीं जिनकी लाशों से उनके स्तन गायब थे और उनके प्राइवेट पार्ट्स पर काले रंग से मार्किंग की गई थी। ये उस टाइम का यह वाकया था। क्रूरता की ये चरम सीमा थी। इससे ज्यादा क्रूरता शायद कभी हुई हो। रविंद्रनाथ दत्ता ने अपने देखे हुए अनुभवों को दुनिया को बताने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे, नोआखली नरसंहार और नए 1971 नरसंहार पर करीब करीब 1 दर्जन किताबें लिखी है। उनकी पत्नी का निधन होने के बाद उनके गहने बेचकर उन्होंने इसके लिए खर्च जुटाया उन किताबों के लिए। उनकी आंखों देखी के साथ साथ उनका गहन अध्ययन और रिसर्च भी इसमें शामिल था। उनका कहना है कि बंगाल के किसी नेता, फिल्मी हस्ती या फिर मीडिया को इससे कोई मतलब नहीं था। जो ये हुआ तो सब कुछ उन्होंने लेना लिया नहीं, कभी उसके ऊपर कुछ बोला नहीं। डायरेक्ट एक्शन डे के दिन शुरू हुए जो दंगे थे वो 4 दिन तक चले थे। एक आध दिन नहीं, 4 दिन चले थे और उसमें करीब 10,000 लोग भी मारे गए। ये एक मोटा मोटा आंकड़ा है। सच्चाई इससे बहुत परे है। महिलाएं बलात्कार की शिकार हुई और जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन भी करवाया गया। इन दंगों में हिंदुओं की ओर से गोपाल चंद्र मुखर्जी, जिन्हें गोपाल पाठक के नाम से भी जाना जाता है, इनकी भूमिका की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। गोपाल मुखर्जी ने एक वाहिनी का संगठन किया था जिसने इन दंगों के दौरान हिंदुओं की रक्षा की थी और वाहिनी इस तरह से लड़ी कि मुस्लिम लीग के नेताओं को गोपाल मुखर्जी से खून खराबा रोकने के लिए अनुरोध करना पड़ा। नोआखली में हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई थी। हालांकि सटीक आंकड़े नहीं है इसके कि कितने लोग इन दंगों में मरे, लेकिन फिर भी एक अनुमानित जो संख्या लगाई गई है वो 5,000 से 10,000 के बीच है और तकरीबन 15,000 लोग इसमें घायल हुए। एक इतिहासकार हैं मार्कोविट्स क्राउड, उन्होंने बताया कि हिंसा की ये सबसे क्रूर विभत्स घटना थी। पीड़ितों को न केवल बेरहमी से मारा गया बल्कि उन्हें बहुत ही क्रूरता के तरीके से उनके शव को छत विच्छेद भी किया गया। 21 अगस्त को बंगाल में राज्यपाल शासन लगाने के बाद जाकर के दंगे थमे। हालांकि इन दंगों ने कलकत्ता के इतिहास पर गहरे घाव दे दिए थे। और अगर मैं ये कहूं कि अगर नेहरू और गांधी मान गए होते तो ये दंगे ना होते। जिन्ना कभी भी अलग प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं करता, दूसरा देश नहीं बांटता। अगर नेहरू की जगह जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया गया होता, क्योंकि जिन्ना के बारे में सभी को पता था कि जिन्ना को ब्लड कैंसर है और हुआ भी वही। जिन्ना बंटवारे के 1 साल के अंदर ही खत्म हो गए थे। तो इस देश में जो पहले हुआ, जो आज हो रहा है, ये हिंदू मुस्लिम जो झगड़े हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की देन है, गांधी की देन है और नेहरू की देन
ये नोअकली की जो घटना थी उसका एक थोड़ा छोटा सा प्रारूप मैंने दिखाया था। असलियत इससे कहीं भयंकर है, बहुत ज्यादा खतरनाक रही थी, लेकिन ये एक छोटा सा वाकया था जो मैंने आपको बताया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।